डायग्नोसिस की जाती है, बनाई जाती है, तो मोस्ट ऑफ द बोन मेरो इन्वॉल्व हो चुका होता है। मोस्ट कॉमनली कौन सी बोन अफेक्ट होती हैं? वो जिनमें रेड मेरो हो, स्कल हो गया, स्पाइन, रिब्स, पेल्विस। लेकिन बाद में ये लॉन्ग बोन्स ऑफ द लिम्स को भी इन्वॉल्व करता है। ठीक है, ये फिगर देखिए, इसमें भी शोन है मेजर साइड लीजन्स मल्टीपल माइलोमा की। ठीक है, लीजन जो है ना वो मेड्यूलरी कैविटी में होती है लीजन, और इरोड कर देगी कैंशिलस बोन को, और अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन करवा देगी बोनी कॉर्टेक्स की। रेडियोग्राफिकली ये लीजन्स हमें पंच्ड आउट नज़र आएंगी, राउंडेड होंगी, 1 to 2 सेंटीमीटर साइज़ के डिफेक्ट होंगे बोन्स के अंदर, उन अफेक्टेड बोन्स में। ठीक है, ग्रॉसली जब हम देखेंगे तो नॉर्मल बोन हमें रिप्लेस्ड नज़र आएगी सॉफ्ट जेलेटिनस रेडिश ग्रे ट्यूमर्स के साथ। जो सॉफ्ट नॉर्मल बोन है, नॉर्मल बोन का मैरो, उसमें ये मिलेगा सॉफ्ट जेलेटिनस रेडिश ग्रे ट्यूमर। अफेक्टेड बोन जो है उसमें फोकल या डिफ्यूज ऑस्टियोपोरोसिस भी मिलेगी। फिर जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिकली हमें जो है डायग्नोसिस मल्टीपल माइलोमा की हम एग्जामिन जब करेंगे ना बोन मेरो एस्पायरेशन को किसी भी बोनी रेयर फ्रैक्शन एरिया में से, उससे की जाएगी। हाउएवर अगर बोन मेरो एस्पायरेशन हमें ड्राई टैप देता है या नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं तो हम बायोप्सी या रेडियोलॉजिकली एबनॉर्मल या टेंडर साइट जो है वो यूज़ करेंगे, वो यूजली डायग्नोस्टिक होता है। ठीक है, फॉलोइंग फीचर कैरेक्टराइज करते हैं अ केस ऑफ माइलोमा। नंबर 1, सेल्युलैरिटी। तो हमें माइलोमा में जो बोन मेरो है वो हाइपर सेल्युलैरिटी मिलेगी। दूसरा, माइलोमा सेल जो है मोर देन 10% मिलेंगे हमें मेरो की सेल्युलैरिटी में। अब ये सेल्स किस तरह के होंगे? ये या तो क्लम्प्स बना देंगे या शीट्स बना देंगे, या फिर ये नॉर्मल हेमेटोपोइटिक सेल्स के अमंग ही स्कैटर हुए हुए होंगे माइलोमा सेल्स। अब माइलोमा सेल्स जो है ना वो अपने साइज़ में वेरी करेंगे, वो छोटे भी होंगे या फिर डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, या नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स की तरह रिजेंबल कर रहे होंगे। यहाँ से लेके ये लार्ज भी हो सकते हैं, इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी हो सकते हैं, तो वेरी करेगा। फिर बाईन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स भी कभी कभार मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस जो है ना माइलोमा सेल्स का वो हमें हमेशा ई सेंट्रिक मिलेगा, जिस तरह बिल्कुल सिमिलर जैसे हमें प्लाज्मा सेल्स में मिलता है, लेकिन उसमें जो है कार्ड व्हील क्रोमेटिन पैटर्न जो है वो नहीं मिलेगा, जैसा कि प्लाज्मा सेल्स में होता है ना कार्ड व्हील पैटर्न, वो नहीं होगा। तो न्यूक्लियोलाई जो है वो फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म इस तरह के सेल्स का एबंडेंट होता है और बेजोफिलिक होता है। पेरी न्यूक्लियर हेलो होता है, वैक्यूलाइजेशन भी होती है, रुजल बॉडीज़ होती हैं। रुजल बॉडीज़ में हाईलाइन ग्लोब्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि सिंथेसाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन के कंपोज हुए हुए होते हैं। 14.26 देखें, इसमें जो है बोन मेरो एस्पायरेट दिखाया गया है माइलोमा आपका, और इसमें न्यूमरस प्लाज्मा सेल्स हैं एबनॉर्मल फीचर्स के साथ। देखिए ये बाई न्यूक्लिएट सेल है, इसमें ये साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स भी हैं, ये माइलोमा सेल्स हैं। ठीक है, और ये माइलोइड सेल है। तो आगे देख लें, उसके बाद कह रहा है कि इन एडिशन टू न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन प्लाज्मा सेल्स की मल्टीपल माइलोमा में जो हो रही है, रिएक्टिव प्लाज्मा साइटोसिस इन द बोन मेरो कैन अकर इन सम अदर डिसऑर्डर्स। कौन से वो डिसऑर्डर्स हैं? एप्लास्टिक अनीमिया हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, सिरोसिस ऑफ द लिवर, मेटास्टेटिक कैंसर, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन जैसे टीबी, तो उनमें भी हमें रिएक्टिव प्लाज्मा साइटोसिस मिलती है। हाउएवर इस तरह के कंडीशन में हमें प्लाज्मा सेल्स जो मिलेंगे ना वो मच्योर मिलेंगे, और वो 10% से ज़्यादा नहीं होंगे, 10% से ज़्यादा टू द टोटल मैरो सेल्स। तो यही मेन इनका डिफरेंस है कि हमने डायग्नोसिस 10% से ज़्यादा है तो वो कहेंगे माइलोमा है। अब आते हैं एक्स्ट्रा ओशियस लेजन पे। तो लेट इन द कोर्स ऑफ डिजीज़ लेजन्स जो हैं वो सेवरल एक्स्ट्रा ओशियस साइट्स पे भी एविडेंट होंगी, यानी अब बीमारी को बहुत अरसा गुजर चुका है तो बाद में एक्स्ट्रा ओशियस होंगी। तो कुछ कॉमन कौन सी है? ब्लड में अप्रॉक्सीमेटली 50% पेशेंट जो मल्टीपल माइलोमा के हैं उनमें हमें एटिपिकल प्लाज्मा सेल्स उनके ब्लड में मिलेंगे। इसके अलावा बाकी चेंजेस जो है ब्लड में आएंगे वो है कि अनीमिया मिलेगी, यूजुअली नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, और रूलेक्स फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, रेड सेल की रूलेक्स फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हाइपर विस्कोसिटी हो गई है ब्लड की और ईएसआर उसका बढ़ गया है, तो इसीलिए रूलेक्स बन रहा है। दूसरा हमें क्या मिलेगा एक्स्ट्रा ओशियस लीजन? माइलोमा किडनी, रीनल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी हमें। माइलोमा में जो अगर रीनल इन्वॉल्वमेंट होगी जिसको हम माइलोमा नेफ्रोसिस कहते हैं, ये भी बहुत केसेस में होता है। मेन जो इसका मैकेनिज्म है माइलोमा किडनी का वो है कि फिल्ट्रेशन होगी लाइट चेन प्रोटीन्स की, यानी जो बेंस जोन्स प्रोटीन्स हैं तो वो जाके परसिपिटेट कर जाएंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, इन कॉम्बिनेशन विद द टैम हॉर्सफाल प्रोटीन। इन टैम हॉर्सफाल प्रोटीन के साथ एज अ ट्यूबुलर कास्ट वहाँ जाके परसिपिटेट कर जाएंगी।
तो कास्ट जो है ना वो फिर वो सराउंड हो जाएगी मल्टी न्यूक्लियट जाइंट सेल्स के साथ और इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आ जाएंगे। इस तरह से ये फिर माइलोमा नेफ्रोसिस करवा देगा। ठीक हो गया। अगला है माइलोमा न्यूरोपैथी। अब इन्फिल्ट्रेशन जो है नर्व ट्रंक की, नर्व ट्रंक रूट्स की जो है बाय द ट्यूमर सेल्स, तो वो प्रोड्यूस करेगी नॉन स्पेसिफिक पोली न्यूरोपैथी। पैथोलॉजिक फ्रैक्चर्स होंगे पार्टिकुलरली वर्टिब्रा का, तो वो न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन करवाएगा। नंबर 4 हमें सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस मिलेगा। देखिए सिस्टेमिक प्राइमरीली जनरलाइज्ड अमाइलोइडोसिस जो है वो 10% ऑफ द केसेस ऑफ मल्टीपल माइलोमा में होता है और वो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है। एंड लास्टली लिवर और स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट जो है, लिवर स्प्लीन में माइलोमा सेल्स जो है वो सफिशिएंट होंगे और वो हेपेटोमेगैली स्प्लीनोमेगैली कॉज कराएंगे, और ये कुछ लोगों में बस होता है, स्मॉल परसेंटेज केसेस में। दैट्स इट। आगे आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब माइलोमा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है ना वो मिलती है जब इफ़ेक्ट्स फ्रॉम द इन्फिल्ट्रेशन, जब बोन्स की हो जाए या बाकी ऑर्गन्स की हो जाए नियोप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स के साथ और इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस के साथ की वजह से। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन की सिंथेसिस की वजह से भी हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगी। तो प्रिंसिपल कौन सी मैनिफेस्टेशन है? सबसे पहले बोन का पेन, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। पेन यूजुअली बैक में होता है और रिब्स में होता है। ठीक है। पैथोलॉजिक फ्रैक्चर हो सकते हैं, परसिस्टेंट लोकलाइज्ड पेन होगा पेशेंट को, परसिस्टेंट और लोकलाइज्ड होगा। और बोन का पेन जो है ना वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्यूमर सेल्स की मैरो में प्रोलिफरेशन हो रही है और एक्टिवेशन हो रही है ओस्टियोक्लास्ट की, और हमें पता है ओस्टियोक्लास्ट बोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इसलिए बोन पेन हो रहा है। नंबर 2 है ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। अब ये अगला बहुत ही कॉमन क्लिनिकल फीचर है। पार्टिकुलरली कॉमन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे इस तरह के पेशेंट में नमोनिया और पाइलोनेफ्राइटिस होता है। इसके अलावा इनकी हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया, इसकी वजह से जो है ना उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड पार्टली टू ग्रेन्युलोसाइट डिसफंक्शन भी हुआ है, इस वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और न्यूट्रोपिनिया भी तो हुआ है, इसलिए भी चांसेस ज़्यादा हैं कि इन्फेक्शन होगा। तीसरा क्या होगा? रीनल फेलियर होगा पेशेंट को। ये 25% लोगों में होता है, जबकि रीनल पैथोलॉजी 50% ऑफ द केसेस में होती है। फेलियर 25 में होगा, पैथोलॉजी 50 में होगी। तो कॉजेज़ क्या है रीनल फेलियर के? कि हाइपर कैल्सीमिया हो रही है, ग्लोमेरुलर में डिपॉजिट्स बन रहे हैं अमाइलॉइड के, हाइपर यूरिसीमिया हो रही है और किडनी की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है माइलोमा सेल्स के साथ। इसके अलावा पेशेंट को अनीमिया होगी। 80% लोग माइलोमा वाले जो होते हैं ना उनके जो मैरो की रिप्लेसमेंट हो गई है, जाहिर सी बात है ट्यूमर सेल्स के साथ, यानी माइलोथिसिस हुई है और इनहिबिशन हो गई है हेमेटोपोइसिस की। तो हेमेटोपोइसिस भी नहीं हो रही तो अनीमिया तो होगा ही होगा। नंबर 5 है ब्लीडिंग टेंडेंसीज। तो कुछ पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से और उनका प्लेटलेट फंक्शन डिरेंज हो गया है और उनके इंटरएक्शन हो गया है एम कंपोनेंट का कोएगुलेशन फैक्टर के साथ इंटरेक्शन हो गया है, तो उस वजह से उनमें ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। नंबर 6 सिम्टम जो है उनमें हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम होगा, सॉरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी हाइपर ग्लोबिनीमिया हुई है तो हेडेक होगा, फटीग, विजुअल डिस्टर्बेंस और हेमरेजेस। नंबर 7 न्यूरोलॉजिक सिम्टम होते हैं माइनर पेशेंट को, इनमें वो क्यों हो रहे हैं? हाइपर विस्कोसिटी की वजह से, क्रायोग्लोबुलिन्स और अमाइलो डिपॉजिट की वजह से। बायोकेमिकल अब्नॉर्मलिटीज़ हमें कौन सी मिलेंगी? बायोकेमिकल में हाइपर कैल्सीमिया, अभी हमने बात की, वो क्यों हुआ है? क्योंकि बोन डिस्ट्रॉय हो रही है, कैल्शियम सीरम में बढ़ेगा। हाइपर यूरिसीमिया होगी, क्यों? क्योंकि जो ट्यूमर के मास है उनकी नेक्रोसिस हो रही है। और यूरीमिया जो है वो रीनल फेलियर की वजह से यूरीमिया भी हो रहा है, तो इसीलिए हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा, यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में बढ़ जाएगा। नंबर 3 बायोकेमिकल में बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स बढ़ जाएंगे और बाकी जो ग्लोबुलिन्स हैं वो भी यूरिन और सीरम में हमें ज़्यादा मिलेंगी, बीटा 2 भी। पोएम्स सिंड्रोम, पोएम्स सिंड्रोम 1% ऑफ द माइलोमा के लोगों में देखा गया है। इसमें क्या होता है कि सिमल्टेनियस मैनिफेस्टेशन हमें मिलती है, पोली न्यूरोपैथी, ऑर्गेनोमेगैली होगी, एंडोक्राइनोपैथी, मल्टीपल माइलोमा एंड स्किन चेंजेस। तो ये पोएम्स सिंड्रोम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं हम डायग्नोसिस पे। अब माइलोमा की जो डायग्नोसिस की जाती है ना वो एक ट्रायड के साथ की जाती है। नंबर 1 है मैरो प्लाज्मा साइटोसिस, हमें 10% से ज़्यादा मिले। नंबर 2 रेडियोलॉजिक एविडेंस हो लाइटिक बोनी लेजन्स का, ठीक है, रेडियोलॉजी में लाइटिक बोनी लेजन्स मिले। नंबर 3 सीरम और यूरिन में एम कंपोनेंट मिले। तो ये ट्रायड अच्छी तरह रट लें। तो
टोटल सीरम प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि पैराप्रोटीनीमिया की वजह से, लेकिन नॉर्मल सीरम जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है हमारी IgG, IgA, IgM और एल्बुमिन, ये डिप्रेस हो जाएंगे। याद रखिएगा, पैराप्रोटीन्स जो है वो एबनॉर्मल असल में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, ठीक है, एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लेकिन इनके जो पार्ट्स हैं सॉरी ये मतलब पैराप्रोटीन्स एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं या उनके पार्ट्स जो सर्कुलेट कर रहे होते हैं प्लाज्मा में और एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन में। अबाउट 2/3 ऑफ द केसेस जो है माइलोमा के, वो बेंस जोन्स प्रोटीन्स को एक्सक्रीट करते हैं, लाइट चेन प्रोटीन्स को, ठीक है, यूरिन में, जिनमें या तो कापा होगा या लैम्डा चेन लाइट चेन्स होंगी। अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ बेंस जोन्स पैरा प्रोटीन्स इन द सीरम में भी होंगी। तो सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करेंगे तो पैरा प्रोटीन यूजली हमें सिंगल नैरो होमोजेनस एम बैंड कंपोनेंट देंगी, मोस्ट कॉमनली रीजन ऑफ गामा ग्लोबुलिन। 14.27 देखें तो इसमें हमें शोन है सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो दिखा रहा है सीरम पैटर्न, ठीक है, ए फिगर में ये सीरम पैटर्न है। ये एल्बुमिन इतना है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा एंड गामा। बिनाइन पोलीक्लोनल गामापैथी में देखें, इसके साथ कंट्रास्ट किया गया है, तो इसमें ये गामा वाली बढ़ रही है, और इसमें जो है वो मोनोक्लोनल गामापैथी प्लाज्मा सेल माइलोमा, तो इसमें जो है और भी ज़्यादा गामा बढ़ रही है। ठीक हो गया। तो इसने यही बात की कि हम जब सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमें सिंगल नैरो होमोजेनस एम बैंड कंपोनेंट ये ज़्यादा मिलेगा, जो कि गामा ग्लोबुलिन होता है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो पैरा प्रोटीन है वो IgG है, जो देखी गई है 50% ऑफ द केसेस ऑफ द माइलोमा में, ठीक है। ज़्यादातर हमें IgG मिलती है, 25% लोगों में IgA भी मिलती है, और IgD सिर्फ 1%। और अबाउट 20% जो पेशेंट होते हैं उनमें सिर्फ लाइट चेंज होती हैं सीरम और यूरिन में, लाइट चेन माइलोमा हम उसको कहते हैं। अब नॉन सिक्रेटरी माइलोमा है एब्सेंस ऑफ एम बैंड ऑन द सीरम एंड ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन प्रेजेंस ऑफ द अदर 2 फीचर्स ऑफ द ट्रायड लिस्टेड बिलो। मतलब कि जो ट्रायड का जो 2 फीचर्स हैं वो मिलेंगे, मेरोप्लाज्मोसाइटोसिस, लाइटिक बोनी लीजन मिलेंगी, लेकिन एम कंपोनेंट ना मिले अगर हमें तो हम उसको कहेंगे नॉन सिक्रेटरी माइलोमा। दो द कॉमनेस्ट कॉज पैराप्रोटीनीमियाज का है मल्टीपल माइलोमा, सर्टेन अदर कंडीशन भी प्रोड्यूस करती हैं सीरम पैराप्रोटीन्स, तो उनको भी हमें डिस्टिंग्विश करना है, वो कौन सी हैं। अब जैसे मोनोक्लोनल गामोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, इसमें भी पैराप्रोटीन्स मिलती हैं हमें, ठीक है, प्रोड्यूस होती हैं। वेल्डेनस्टॉम्स मैक्रोग्लोबिनीमिया, बिनाइन मोनोक्लोनल गैमोपैथी, बी सेल लिम्फोमा, CLL, लाइट चेन डिजीज़, हैवी चेन डिजीज़, क्रायोग्लोबिनीमिया, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस पे। तो ट्रीटमेंट मल्टीपल माइलोमा का यही कंसिस्ट करता है कि हम सिस्टेमिक कीमोथेरेपी देंगे, सिस्टेमिक इन द फॉर्म ऑफ क्या देंगे, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, और सिम्टोमेटिक सपोर्टिव केयर भी होनी चाहिए। ऑटोलोगस स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट और इंटरफेरॉन वाली जो थेरेपी है, ये भी मॉडर्न ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जो ऑफर की गई हैं। पुअर प्रोग्नोस्टिक प्रेडिक्टर्स जो हैं फॉर द लोअर सर्वाइवल, वो क्या है, लैम्डा लाइट चेन की सिक्रीशन हो देन दोज सिक्रीटिंग द कापा लाइट चेन। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ साइटोजेनेटिक अगर एबनॉर्मलिटी हो तो भी पुअर प्रोग्नोसिस है। इसके अलावा β2 माइक्रोग्लोबुलिन लेवल अगर ज़्यादा बढ़े हुए मिले हों तो भी पुअर प्रोग्नोसिस है। अब मीडियन सर्वाइवल 2 सालों का होता है माइलोमा के लोगों का, जब डायग्नोसिस होगी उसके बाद। टर्मिनल फेज़ जो है उसमें हमें मार्क डेवलपमेंट मिलेगी पैनसाइटोपिनिया की, सीवियर एनीमिया और सेप्सिस, ठीक है। टर्मिनल फेज़ में ये फीचर्स होंगे, एंड में सेप्सिस ही हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लोकलाइज्ड प्लाज्मा साइटोमा। 2 वेरिएंट्स माइलोमा के जो कि फुलफिल नहीं करते क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिकल ट्रायड, जो कि हमने पढ़ा अभी क्लासिकल ट्रायड, वो फुलफिल नहीं करते। वो है वो लोकलाइज्ड होते हैं फ्रॉम द सोलिटरी बोन प्लाज्मा साइटोमा एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी प्लाज्मा साइटोमा। अब ये दोनों एम प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड हैं इन अबाउट 1/3 ऑफ द केसेस, और ये यंग इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होता है। जो सोलिटरी बोन प्लाज्मा साइटोमा है, ये एक लाइटिक बोनी लीजन है जो कि मैरोप्लाज्मा साइटोसिस के बगैर होगी। और जो एक्स्ट्रा मेडुलरी प्लाज्मा साइटोमा है, ये इन्वॉल्व करता है
मोस्ट कॉमनली सब म्यूकोजल जो हमारे लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं ना, नेज़ोफेरेंक्स के या पैरानेजल साइनसेस के, उनको इन्वॉल्व करेगा। एक्स्ट्रा मेडुलरी है। अब ये दोनों वेरिएंट्स जो है इनकी अच्छी प्रोग्नोसिस है देन द क्लासिक मल्टीपल माइलोमा जो पढ़ के आए हैं उसकी निस्बत। प्लाज्मा सेल ग्रेन्युलोमा, ये ऑन द अदर हैंड एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है जिसमें एडमिक्सचर होता है इन्फ्लामेटरी सेल्स का विथ मैच्योर प्लाज्मा सेल्स के साथ। ठीक है, दोनों मिक्स होंगे जो कि इजीली डिस्टिंग्विश होंगे बाय डिसर्नेबल ऑब्जर्वर। कोई अच्छा डॉक्टर इसको मतलब सही से रिकॉग्नाइज कर सकता है। अगला है डिसऑर्डर वेल्डेनस्ट्रॉम्स मैक्रोग्लोबिनीमिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझ लें। ये एक अनकॉमन मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है मोनोक्लोनल बी लिम्फोसाइट्स की, जो कि आईजीएम पैरा प्रोटीन सिक्रीट करेंगे। इसको हम कहेंगे मैक्रोग्लोबुलिन्स, ये सिक्रीट करेंगे। और इन मैक्रोग्लोबुलिन्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है। ठीक हो गया। तो ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन है 50 साल से बड़े उम्र के लोगों में, और ये क्लिनिकली स्लो प्रोग्रेसिव लिम्फोमा की तरह ही एक्ट कर रही होती है। इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन इसका रिलेशनशिप आईजीएम मैक्रोग्लोबुलिन के साथ जो है वो मौजूद है। इसका रिलेशनशिप विथ माइलिन एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन विच इज़ लॉस्ट इन द डीजेनरेटिंग डिजीज़ हैज़ बीन सजेस्टेड। ठीक है, यानी कि इस आईजीएम मैक्रोग्लोबुलिन का माइलिन एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ कोई ताल्लुक है, जो प्रोटीन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो डीजेनरेटिंग डिजीज़ में ख़त्म हो जाती है, तो इस वजह से ये बीमारी होती है। तो क्लिनिकल एविडेंस जो है इन द फेवर इज़ अपीयरेंस ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिलेगी हमें बिफोर के ये मैक्रोग्लोबिनीमिया हो, उससे पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिलेगी। तो इसकी मॉर्फोलॉजिक फीचर इस तरह है कि पैथोलॉजिकली डिजीज़ जो है वो हाइब्रिड रिगार्ड होती है बिटवीन द माइलोमा एंड स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, इन दोनों के दरमियान एज अ हाइब्रिड। तो अगर माइलोमा की तरह देखें तो ये डिज़ीज़ जो है बोन मैरो को इन्वॉल्व करती है, लेकिन अनलाइक द माइलोमा ये इतना एक्सटेंसिव बोनी लीजन्स नहीं करवाती, ना ही ये हाइपर कैल्सीमिया करवाती है। बोन मैरो में हमें प्लियोमॉर्फिक इन्फिल्ट्रेशन बस मिलेगी, लिम्फोसाइट्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे, लिम्फोसाइटिक प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, हिस्टोसाइट्स। जैसा कि माइलोमा में हो रहा था, तो सीरम एम कंपोनेंट भी इसमें हमें मिलेगा। और अब अगर हम इसको अनलाइक द माइलोमा देखें एंड मोर लाइक द लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा अगर देखें, तो इसमें हमें लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट भी मिलती है, स्प्लीन की भी, लिवर की भी, क्योंकि उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ना, उसी तरह के सेल्स की प्रेजेंट होंगे मोर फ्रीक्वेंटली। ठीक हो गया। तो ये दो हाइब्रिड मॉर्फोलॉजी है। अब क्लिनिकल फीचर हमें वेल्डेनस्टर्स मैक्रोग्लोबिनीमिया में क्या मिलेंगे कि वो क्लिनिकल फीचर जो है ना इनफिल्ट्रेशन की वजह से आते हैं बाय द डिजीज़ एंड पैरा प्रोटीन्स इन द ब्लड में आ गई ना पैरा प्रोटीन्स, तो उस वजह से कौन से सिम्टम आएंगे, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम होगा। मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यही है, और उसके नतीजे में विजुअल डिस्टर्बेंस, वीकनेस, फटीग, वेट लॉस, नर्वस सिस्टम सिम्टम, रेनॉल्ड फिनोमेना होगा क्योंकि ब्लड विस्कस हो गया है। दूसरा, इसमें हमें मॉडरेट ऑर्गेनोमेगैली मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, ये भी बहुत कॉमन है। अनीमिया जाहिर सी बात है बोन मैरो फेलियर है। ब्लीडिंग टेंडेंसी क्योंकि मैक्रोग्लोबुलिन्स का इंटरेक्शन हुआ है प्लेटिलेट्स के साथ और कोएगुलेशन फैक्टर के साथ, तो ब्लीडिंग होगी। अब हम डायग्नोज कैसे करते हैं? अनलाइक द माइलोमा इसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रेडियोलॉजिक फाइंडिंग होती ही नहीं है। डायग्नोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैब डेटा पे बेस्ड है। एक तो प्लियोमॉर्फिक हमें नंबर 1 बोन की इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, प्लियोमॉर्फिक। दूसरा, हमें सीरम प्रोटीन की कंसनट्रेशन जो है टोटल सीरम प्रोटीन ज़्यादा मिलेंगी, बड़ी हुई होंगी। इसके अलावा सीरम मोनोक्लोनल जो एम कंपोनेंट है वो भी बढ़ा हुआ होगा विच इज़ ड्यू टू आईजीएम पैरा प्रोटीन। ईएसआर भी बढ़ा हुआ होगा। नंबर 5 नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया मिलेगी। तो मैनेजमेंट जो है वो पेशेंट की हम उसी तरह करेंगे जिस तरह की हम माइलोमा की करते हैं, माइलोमा के पेशेंट की। और पेशेंट जो है ना ये कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करेंगे और इनका 3 से 5 साल का सर्वाइवल होता है मीडियन। नेक्स्ट आता है हैवी चेन डिजीज़ेस। हैवी चेन डिजीज़ेस रेयर मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशंस होती हैं बी सेल्स की, जो कि मोनोक्लोनल एक्सेस ऑफ वन ऑफ द हैवी चेन्स को अकम्पनी करेंगी। डिपेंड करता है टाइप ऑफ एक्सेसिव हैवी चेन कौन सी है। 3 टाइप्स हैं, गामा, अल्फ़ा, म्यू।
ऑफ द हैवी चेन डिजीज़ आर डिस्टिंग्विश्ड। तो इस हिसाब से एक गामा हैवी चेन डिजीज़, अल्फ़ा हैवी चेन डिजीज़, म्यू हैवी चेन डिजीज़। गामा हैवी चेन डिजीज़ को हम फ्रैंकलिन्स डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि मोस्टली गामा 1 पैरा प्रोटीन ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सेस होगा सीरम में भी, यूरिन में भी, और ये डेमोन्स्ट्रेट होगा एज अ एम कंपोनेंट। क्लिनिकली ये कंडीशन किसी भी उम्र में हो सकती है। लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगेली, हिपेटोमेगेली, फेरिंजियल लिम्फोइड टिश्यू इन्वॉल्व होंगे, जो हमारे नहीं होते गले में, वेल्डियस रिंग एनाटमी में पढ़ा था, वो इन्वॉल्व होगा, और फीवर होगा इसमें। तो पेशेंट जो है इनमें रैपिडली डाउन हिल कोर्स होता है ड्यू टू द सिवियर एंड फैटल इन्फेक्शन। बहुत ही फैटल इन्फेक्शन है ये, तो डाउन हिल कोर्स है। अगली हमने कहा अल्फ़ा हैवी चेन डिजीज़ है। ये बहुत ही कॉमन हैवी चेन डिजीज़ है, जिसमें अल्फ़ा हैवी चेन जो है ना वो प्लाज्मा में मिलेंगे हमें, और ये डिफ़िकल्ट होती हैं टू डेमोन्स्ट्रेट ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि इनकी बहुत ही जल्दी पॉलीमराइजेशन हो जाती है, तो हमें ये इलेक्ट्रोफोरेसिस पे नहीं मिलती। पेशेंट जो है इनमें बॉवल सिम्टम्स होंगे। अब देखिए नई बात आ गई, क्रोनिक डायरिया होगा, मेल अब्जॉर्प्शन, वेट लॉस, और इवन इनके एब्डोमिनल जो लिम्फ नोड्स हैं ना वो भी इनलार्ज हो जाएंगे। कीमोथेरेपी जो है वो लॉन्ग टर्म रेमिशंस को करवा सकती है। तीसरी हमने कहा म्यू हैवी चेन डिजीज़ है। ये रेयर है, रेयरेस्ट हैवी चेन डिजीज़। नियोप्लास्टिक बी सेल्स है वो म्यू हैवी चेन्स बनाएंगे, जो कि यूरिन में नहीं अपीयर होंगी, लेकिन कापा लाइट चेन्स जो कि आल्सो प्रोड्यूस होती हैं वो यूरिन में अपीयर होंगी, ठीक है, म्यू नहीं होंगी। एक और फीचर जो कि डिस्टिंग्विश करता है इस वाली हैवी चेन डिजीज़ को बाकी से, वो है कि इसमें हमें वैक्यूल्स मिलेंगे मैलिग्नेंट बी लिम्फोसाइट्स के अंदर। कोर्स और प्रोग्नोसिस इसकी बिल्कुल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा की तरह है। ठीक हो गया। अब है नेक्स्ट टॉपिक, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, MGUS। A relatively recently described entity, monoclonal gammopathy undetermined significance यानी MGUS जो है ना, ये बहुत बढ़ता जा रहा है, increasingly diagnosed as asymptomatic है ये healthy aging population में। 1% है 50 साल उम्र में होता है, 10% इंडिविजुअल्स में जो है वो 75 की उम्र में होता है, जबकि 1% 50 ईयर्स। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है प्लाज्मा सेल डिस्केरियास की, मोस्ट कॉमन है, याद रखिएगा MGUS, ठीक है। डिफाइनिंग क्राइटेरिया इसका ऐसा है कि M प्रोटीन हमें सीरम में 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम मिले, मैरो प्लाज्मा साइटोसिस भी 10% से कम मिले। इसके अलावा बी सेल का कोई प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जो है कोई और ना हो। इसके अलावा माइलोमा रिलेटेड एंड ऑर्गन टिश्यू डैमेज भी ना हो, यानी लाइटिक बोन डिजीज़ लेजन्स, जो लाइटिक बोन लेजन माइलोमा में हो रही थी वो भी ना हो, कैल्शियम के बड़े लेवल भी ना हो, अनीमिया भी ना हो। तो ये अगर चीज़ें हैं तो इसका मतलब है पेशेंट को MGUS है, ठीक है। अब कंडीशन जो है इसको हमने कॉन्शियसली डिस्टिंग्विश करना है माइलोमा के साथ, और लॉन्ग टर्म फॉलोअप इसमें ज़रूरी होता है। इनफैक्ट MGUS जो है ये वाली बीमारी कंसीडर हुई है एज अ फोर रनर ऑफ मल्टीपल माइलोमा, यानी ये आगे जाके मल्टीपल माइलोमा करवा सकती है, ऐसा कंसीडर होता है। तो इन मैनी स्टडीज़ बिकॉज MGUS हैज़ बीन फाउंड टू हैव अ सेम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्योंकि इसमें ये कहते हैं कि मतलब इनके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी सेम है जैसा कि माइलोमा में होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आगे जाके वही करवाएगी। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि लिम्फ नोड मेटास्टेटिक ट्यूमर्स पे। तो रीजनल लिम्फ नोड्स जो है ना, जो ड्रेन करते हैं किसी साइट ऑफ प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर को, वो कॉमनली इनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो मैलिग्नेंट एरिया को ड्रेन कर रहे हैं। तो ये इनलार्जमेंट क्यों होती है, ये बिनाइन रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया की वजह से भी हो सकती है, या मेटास्टेटिक ट्यूमर के डिपॉजिट हो गए उनकी वजह से। अब बिनाइन रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, वो क्यों होती है, क्योंकि इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन होता है लिम्फ नोड का इन रिस्पॉन्स टू द ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजेंस के खिलाफ। तो इसमें जो है ना साइनस हिस्टियोसाइटोसिस होती है, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, प्लाज्मा साइटोसिस, और ओकेजनली नॉन केजिएटिंग हमें ग्रेन्युलोमास भी नज़र आते हैं। दूसरी है मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स इन रीजनल लिम्फ नोड्स, ये ज़्यादातर कार्सिनोमास की वजह से होता है और मैलिग्नेंट मेलानोमास की वजह से। सार्कोमा जो है वो ऑफन डाइसेमिनेट करेंगे विया हेमाटोजेनस रूट, यानी ब्लड के थ्रू जो सार्कोमा फैलते हैं, लेकिन अनकॉमनली ये मेटास्टेसाइज कर सकते हैं रीजनल लिम्फ नोड्स के अंदर भी। तो मेटास्टेटिक जो ट्यूमर सेल्स हैं जो प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में से आते हैं, वो ड्रेन करते हैं लिम्फेटिक्स के थ्रू सब कैप्सुलर साइनसेस के अंदर इनिशियली,
यानी पहले सब कैप्सुलर साइनसेस में जाएंगे और सब्सिक्वेंटली फिर वो लिम्फ नोड के स्ट्रोमा में चले जाएंगे, उसको भी इन्वेड कर लेंगे. By pushing the margins of the advancing metastatic tumor in the stroma of the lymph node is characteristically well demarcated. Areas of necrosis हमें frequent मिलेंगे metastatic carcinomas में. ठीक है, 14.28 ये फिगर देखिए, इसमें मेटास्टेटिक कार्सिनोमेटिस डिपॉजिट दिखाया गया है मेटेड मास ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर. देखिए ये एरिया है नेक्रोसिस के, इसमें नज़र आ रहे हैं, जो कि सर्कमस्क्राइब्ड नोडुलर एरियाज़ हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजिक फीचर्स जो है ना प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के, वो रिकैपिचुलेट हुए हैं मेटास्टेटिक ट्यूमर्स इन द लिम्फ नोड्स में. अगला टॉपिक है हिस्टियोसाइटिक न्यूप्लाज्म्स, लैंगरहैंस सेल्स हिस्टियोसाइटोसिस, LCH. ये एक ग्रुप है रेयर मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन जो डेंड्रिटिक सेल्स की होती है या फिर मैक्रोफेजेस की, और इनमें 3 क्लिनिको पैथोलॉजिकली रिलेटेड कंडीशंस होती हैं जो कि बच्चों में होती हैं. यूजोनोफिलिक ग्रेन्युलोमा, हैंड शुलर क्रिस्टियंस डिजीज़ और लेटरर सीव सिंड्रोम. अब ये जो पहली वाली है, पहले जो है शुरू में अर्लियर ये जो ग्रुप है इसको हम हिस्टियोसाइटोसिस एक्स कहते थे, लेकिन अब जो है फैक्ट्स हैं अबाउट दिस ग्रुप वो हमें पता चल गए हैं. पहला तो ये कि हिस्टियोसाइटोसिस एक्स जो है वो प्रोलिफरेशंस नहीं होती अननोन ओरिजिन की. एक्स का मतलब ही होता है अननोन, लेकिन ये अननोन की नहीं है. लेकिन जो यहाँ पे क्या है कि प्रोलिफरेटिंग सेल्स जो है ना वो एक्चुअली लैंगरहैंस सेल्स होते हैं जो कि मैरो के ओरिजिन के हैं, तो इसलिए हमने ये नाम हटा दिया. दूसरा, लैंगरहैंस सेल्स जो है ना नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं हमारी एपिडर्मिस ऑफ द स्किन में, लेकिन आल्सो कुछ अदर ऑर्गन्स में भी होते हैं. दूसरा पॉइंट ये कि तीनों कंडीशन जो है ना ये वाली ये इंक्लूडेड है अंडर द हिस्टियोसाइटोसिस एक्स आर एक्चुअली डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम बेसिक डिसऑर्डर. यानी एक ही डिसऑर्डर है बेसिक डिसऑर्डर, उसी के बस 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये इमर्ज किया 2 फीचर्स में से. नंबर 1, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कॉमन एंटीजेंस on these cells by immunohistochemical stain for S100 protein, CD1A and HLA-DR. ठीक है, तो ये एंटीजेंस इनके ऊपर होते हैं. नंबर 2 पॉइंट ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डेमोन्स्ट्रेशन हिस्टियोसाइटोसिस की, यानी हिस्टियोसाइटोसिस एक्स बॉडीज या बर्बिक ग्रेन्यूल्स की इन द साइटो